आर्टिकल 53 कंप्लीट, आर्टिकल आपका दोनों तरफ पर कंप्लीट हो जाते हैं, 72 कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 74 समझिए क्या होता है, 73 74। तो अनुच्छेद 74 जो होता है मेरे भाई आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और पूरा प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्री परिषद आपका अनुच्छेद 74 में समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान ने कहीं भी, पूरे भारत के संविधान में कहीं भी मंत्री परिषद का उल्लेख एक प्रॉपर रूप से नहीं किया। जैसे आपका राष्ट्रपति को बाकायदा संविधान ने एक अलग स्थान दिया, उपराष्ट्रपति को एक अलग स्थान दिया जाता है, राज्यपाल को एक अलग स्थान दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को कहीं भी ऐसा उल्लेख राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के द्वारा नहीं किया जाता। जो अनुच्छेद 74 होता है, इस 74 में ही पूरा प्रधानमंत्री सिमट के रह जाता है, पूरा मंत्री परिषद सिमट के रह जाता है। लेकिन फिर भी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति किसके संदर्भ में, किसके पीछे होती है? राष्ट्रपति के पीछे प्रधानमंत्री द्वारा राजनीति की जाती है। ठीक भाई, तो अनुच्छेद 74 में यही बात की जाती है कि सलाह, क्या जी मेरे भाई, सलाह, कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए किसका गठन किया जाए? मंत्री परिषद का। किसका गठन किया जाए जी? मंत्री परिषद का गठन किया जाए। जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका आपका प्रमुख, जिसका आपका प्रधान कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम। जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना भाई, तो वो क्या होंगे जी? इस पूरे मंत्री परिषद का एक प्रमुख होता है, एक प्रधान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक भाई, जो ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 74 में क्या बात कही जाती है। अनुच्छेद 74 में कही जाती है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ लेना। देखिए, ऐसा था कि 1976 से पहले 1976 से पहले क्या सीन था कि राष्ट्रपति को थोड़ी सी ज्यादा शक्ति प्राप्त थी। राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति प्राप्त थी और वो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था। जो प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद होता है, इसको कोई लाइटली ले लेता था। मतलब ऐसा कोई डीप तरीके से इसके बारे में सोचते नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा प्रारूप था नहीं संविधान में। ठीक, तो अनुच्छेद आपका 1976 से पहले राष्ट्रपति द्वारा इसको ज्यादा पावर्टी दी नहीं जाती थी, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद को। बहुत सारे ऐसे काम थे जो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता था, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो राष्ट्रपति स्वयं कर लेता था। ठीक भाई, लेकिन आपका 1976 में, आपको याद हो तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है ना? क्या होता है जी? 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा क्या बात कही जाती है कि जो सलाह वर्ड है, क्या जी? जो सलाह और सहायता देने के लिए बात कही जाती है, इस वर्ड को अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया जी? अनिवार्य। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि सलाह देने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास छोड़ा है, तो आप उसकी बात भी तो मानोगे, आप उसकी बात मानोगे, ये बात अनिवार्य कर दी। आज ना बात समझ कि यदि आपके पास कोई सलाह और सहायता देने के लिए, मान लो आपके पास कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया, तो क्या होगा? उसकी बात भी तो मानोगे, नहीं मानोगे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यही बात की गई कि जो सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद नियुक्त किया जाएगा, उसकी बात आप अनिवार्य मानोगे। अब ये वाली बात लिख दी जाती है जी, अनिवार्य वाली बात। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट भी होते हैं जो राष्ट्रपति को थोड़े अटपटे लगते हैं, तो वो उन पे क्या करे? बात तो अनिवार्य करनी पड़ेगी। तो फिर इसमें विवाद होता होता 1978 आ जाता है। कौन सा आ जाता है जी? 1978। 2 साल तक इस पे विवाद चलता है और 2 साल में विवाद कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। 2 साल बाद ये बात कही जाती है, आपको पता होगा 2 साल में कौन सा अमेंडमेंट होता है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसमें एक बात स्पष्ट लिख दी जाती है, यदि किसी विधेयक पर मंत्री परिषद सलाह देता है और वह सलाह राष्ट्रपति को उचित नहीं लगती, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है मेरे भाई? राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि भाई साहब एक बार विचार कर लीजिए, एक बार इस बिल को देख तो लीजिए, क्या पता कुछ गलती हो। तो राष्ट्रपति 19, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों अमेंडमेंट याद रखना, दोनों अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों संविधान संशोधन।
1976 में 42वें संविधान संशोधन में क्या बात कही गई कि सलाह और सहायता देना अनिवार्य हो गया। राष्ट्रपति को थोड़ा सा मानने वाली बात आ गई, मानना पड़ेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को या बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक, मंत्री परिषद को दोबारा से भेज सकते हैं, उन्हें कुछ दिक्कत लगती है तो वो भेज सकते हैं। भाई साहब एक बार देख लीजिए। लेकिन एक बात और लिख दी इसमें, बट लेकिन क्या कर दिया कि यदि पुनर्विचार किया गया विधेयक वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास, यदि मान लो कोई विधेयक राष्ट्रपति ने संसद के पास भेजा, मंत्रिमंडल के पास भेजा और उसको पुनः विचार किया पूरे मंत्रिपरिषद ने और समझा कि चलो ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है तो सही है सारा का सारा बिल अमेंडमेंट, और फिर से वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति फिर उसे नकार नहीं सकता। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को फिर वो पारित करना होगा। क्या करना होगा जी? पारित करना होगा। यदि राष्ट्रपति के पास पुनः वही बिल भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को वो पारित करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 74 में इतनी सी बात है। बाकी अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री में भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 के 4 पार्ट है। अनुच्छेद 74 के दूसरे की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री को शपथ वगैरह दिलाते हैं राष्ट्रपति, है ना। अनुच्छेद 74 के 4 में भी यही बात की जाती है कि प्रधानमंत्री, तो ना, तो मैं बता रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री हम एक बार पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति पढ़ रहे तो उनका जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन आर्टिकल 74 पूरा का पूरा आर्टिकल 74 ही राष्ट्रपति को समाप्त, प्रधानमंत्री को समाप्त कर देता है। ठीक, ऐसा कोई बड़ा उल्लेख राष्ट्रपति का यहाँ पर प्रधानमंत्री का नहीं दिखाई देता जितना राष्ट्रपति का दिखाई देता है। राष्ट्रपति के संबंध में तो बहुत सारे अनुच्छेद लिखे जाते हैं, लेकिन आपका किसके प्रधानमंत्री के संबंध में कम आपके वो मिलते हैं। ठीक भाई, अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 में क्या बात कही जाती है कि जो आपके राष्ट्रपति होंगे, क्या जी, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और इसी के साथ देखना अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, जो अनुच्छेद 75 होगा इसमें क्या लिखा जाता है? अनुच्छेद 74 में तो पूरा का पूरा क्या लिखा जाएगा? प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 में क्या होगा कि जो आपके मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होंगे, क्या होंगे? मंत्री परिषद, जो पूरी मंत्री परिषद होगी, इसके जितने भी मंत्री होंगे सभी की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति की बात आ जाती है। किसकी जी? नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री की कहने पर या सलाह पर। प्रधानमंत्री के कहने पर कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, कि समस्त प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री होंगे सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर करता है, उसकी सलाह पर करता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, यदि प्रधानमंत्री जिससे कहे उससे त्यागपत्र ले सकता है। पूरे मंत्रिमंडल में, जो पूरी संसद में लोकसभा बैठती है, सरकार बैठती है, जिस व्यक्ति से चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेगा कि इसके पास जा और यहां से इस्तीफा चाहिए, मुझे इस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए अभी के अभी, तो क्या होगा? तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, तो मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री जबरन नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करता, तो उसको तुरंत इस्तीफा देना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति भी तो प्रधानमंत्री कर रहा है। अब प्रधानमंत्री नहीं तो यही तो काम करता है। मान लो किसी को गृह मंत्री बनाना है या कोयला मंत्री बनाना या कपड़ा मंत्री बनाना, तो ये खेल किसका होता है? सारा का सारा प्रधानमंत्री का ही तो होता है। प्रधानमंत्री स्वयं विवेक से किसी भी व्यक्ति को मंत्रालय दे देता है ना, जो उसके लायक होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो करता ही है, तो मंत्रालय उसे दे देता है। अब यदि उस मंत्रालय को उससे लेना हो तो राष्ट्रपति को किसी पूछने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री को किसी पूछने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सीधी बात किससे करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर इस्तीफा ले भी सकता है और उस व्यक्ति की नियुक्ति कर भी सकता है। किसके कहने पर मेरे भाई? प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक, तो प्रधानमंत्री अपने आप में बड़ी पावर होती है। बताया तो था, राजनीतिक गुरु तो वही होता है प्रधानमंत्री। पीछे का फेस तो आपको राष्ट्रपति का दिखाई देता है, लेकिन पीछे जो कार्य करता है वो सरकार करती है हमारे यहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री शासन चलता है। राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ नहीं चलता। राष्ट्रपति तो आपका अमेरिका, आप राष्ट्रपति की सत्ता तो आप अमेरिका में पढ़ते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, है ना, इन बड़े देशों में पढ़ते हो। ठीक, तो अपने यहाँ तो प्रधानमंत्री शासन है। ठीक, तो पीछे वही आदमी काम करता है। इसी के साथ आप पढ़ोगे अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में देख लीजिए क्या बात कही जाती है
भारत सरकार के समस्त कार्य संबंधी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। बढ़िया आर्टिकल है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 देखिए जी क्या है कि जितने भी भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य किसके नाम से होंगे? नाम से किसके होंगे जी? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का एकदम। ठीक बात कि राष्ट्रपति के नाम से होंगे, अर्थात भारत सरकार कोई भी विदेश में जाकर के संधि कराती है। भारत सरकार का मतलब प्रधानमंत्री से भी हो सकता है, पूरे मंत्रिमंडल से भी हो सकता है ना। यदि भारत ने कोई प्रोजेक्ट निकाल दिया, सरकार ने कोई प्रोजेक्ट निकाल दिया, तो सबसे पहले सबसे ऊपर राष्ट्रपति की आज्ञा से बाकायदा लिखा रहता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वास्तविकता तो शक्ति उस आदमी के पास है, पीछे मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उनके पास है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। क्यों? क्योंकि आपने अभी तो पढ़ा कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा जी? मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम अगली इसकी वीडियो पढ़ेंगे, जो अगली मतलब क्लास पढ़ेंगे, जो राष्ट्रपति की अन्य शक्ति बच जाते हैं, वीटो शक्ति और आपातकालीन शक्ति, उनको पढ़ने का काम करेंगे। ठीक भाई, धन्यवाद।